चलिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर। तो एसटीरियास का आज हम सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि हमें एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टारफिश पढ़ने के लिए दो लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो यस, पहला लेक्चर जो था वो हमारा सारा जनरलाइज्ड वे में एंड एक कह लो कि प्रोमिनेंटली हमने उस लेक्चर में क्या पढ़ा था, एबोरल सरफेस को पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो है ओरल सरफेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको मैं पेडिसिलेरिया जो हमने लास्ट टाइम किया था, जहाँ से मैंने पेडिसिलेरिया को छोड़ा था फर्स्ट लेक्चर में ही, वहीं से दोबारा आज हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चा पेडिसिलेरिया मैंने आपको बताया था। पेडिसिलेरिया क्या है? आप एक चिमटी जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि चीज़ों को जनरली होल्ड करने के काम आता है। ठीक है, चीज़ों को होल्ड करने के काम आता है। और क्या क्या काम करता है चीज़ों को होल्ड करके? देखो, कैप्चरिंग करता है ये प्रे की, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये क्या है, एक स्ट्रिक्टली कार्निवोर है। ठीक है, कार्निवोर मतलब ये क्रस्टेशियंस को खाता है, छोटे छोटे मोलस्क को खाता है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर फीड करता है। ठीक है, सो ये कार्निवोर है, तो ये प्रे को कैप्चर करने में पेडिसिलेरिया काम आते हैं। एंड इसके अलावा इसके बॉडी सरफेस के ऊपर से डस्ट वगैरह जो इंसेक्ट्स चिपक जाते हैं उनको रिमूव करने के भी काम में आता है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब देखो बच्चा, दो टाइप के पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होते हैं। ये स्टारफिश के ऊपर, एस्टेरियास के ऊपर दो टाइप के पेडिसिलेरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन से? पहला होता है स्ट्रेट टाइप। ठीक है, पहला होता है स्ट्रेट टाइप। आपके सामने दोनों के डायग्राम बने, स्ट्रेट टाइप एंड क्रॉस टाइप। देखो, स्ट्रेट टाइप और क्रॉस टाइप में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, दोनों की बस फंक्शनिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा बीच में ना, जैसे मूविंग में, ठीक है, इनके काम करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो स्ट्रेट टाइप को सबसे पहले पढ़ते हैं। बच्चा, स्ट्रेट टाइप वाले जो पेडिसिलेरिया होते हैं ये क्या होते हैं? स्ट्रेट टाइप पेडिसिलेरिया में आपको तीन प्लेट्स देखने को मिलेंगी। आपके सामने ही मैंने बना रखा हुआ है। ठीक है, आपको पेडिसिलेरिया जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ देखो, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा एक आपका स्ट्रेट टाइप पेडिसिलेरिया है। ठीक है, इसके बीच में आपको ये एक अंडे जैसी शेप दिख रही होगी। ठीक है, ये जो अंडे जैसी शेप होती है ना, इसके अंदर तीन प्लेट्स होती हैं बच्चा। ठीक है, तीन प्लेट्स होती हैं। ये तीन प्लेट्स कैसे अरेंज होती हैं? एक होती है जो प्लेट नीचे लगी होती है, ये वाली, यहाँ पर देखिए अभी मेरा कर्सर जा रहा है, ये क्या है? ये वाली प्लेट। ये क्या होगी आपकी? जो नीचे लगी हुई है प्लेट, ये होती है बेसल प्लेट। तो जो लोअर प्लेट होती है वो बेसल प्लेट बना देती है। ठीक है, एंड ये जो अपर वाली दो है, ये और ये जो अपर वाली दो है, ये मिलके बना देती है ब्लेड। ठीक है, ये मिलके क्या बनाती है? ब्लेड। तो एक प्लेट जो है वो नीचे बेसल प्लेट बना देगी। ठीक है, और बाकी की जो दो बची हुई प्लेट्स हैं वो क्या करेंगी? ब्लेड को बना देंगी। अब बच्चा, ये ब्लेड कैसे काम करता है? देखो, मैंने आपको क्या फंक्शन बताया, इसने करनी है कैप्चरिंग, चीज़ों को होल्ड करना है। अब स्ट्रेट टाइप में और क्रॉस टाइप में डिफरेंस बस इतना ही है कि जो स्ट्रेट टाइप है उसके ब्लेड्स ऐसे काम करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से आके पैरेलली चीज़ को होल्ड करने के लिए चिपक जाते हैं और खुलते टाइम दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पैरेलल अटैचमेंट है। लेकिन जो आपके क्रॉस्ड टाइप होते हैं वो चलते हैं जी कैंची की तरह, सीजर्स की तरह। ठीक है, सीजर की तरह, यानी कि ए पॉइंट से जुड़े होंगे और ऐसे ऐसे करके कैंची की तरह चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, स्ट्रेट टाइप और क्रॉस टाइप में डिफरेंस समझ आया। स्ट्रेट टाइप के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये ज्वाइन करते हैं पैरेलली इन ऑर्डर टू होल्ड समथिंग। एंड क्रॉस टाइप में क्या होगा? क्रॉस टाइप होता है सीजर लाइक, कैंची की तरह। ठीक है, आपने मेरे ख्याल से पढ़ी भी होगी। नहीं, आज नहीं पढ़ी है। ठीक है, नहीं तो मैं स्टडी टेबल पर ही बैठा हूँ, यहाँ पर होती है टेबल पे कैंची। चलिए, तो क्रॉस टाइप जो है वो इस तरीके से काम करती है, कैंची की तरह। अब ये जो कैंची की तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर है, इसकी मूवमेंट में दो टाइप के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं बच्चा। पहले टाइप का मसल होता है एबडक्टर मसल, और दूसरे टाइप का मसल होता है क्लोजिंग मसल। देखो, एबडक्टर मसल जब खिंचाव में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एबडक्टर मसल की वजह से ये ओपन हो जाएगी, ये कैंची ओपन हो जाएगी किसी चीज़ को होल्ड करने के। मान लो ये कोई क्रस्टेशियन है। ठीक है, इसे होल्ड करने के लिए एबडक्टर मसल ने खिंचाव पैदा किया, तो ये ओपन हो गया, होल्ड कर लिया।
अब होल्ड करते टाइम क्या होगा, क्लोजिंग मसल जो होंगे वो खिंचाव में आ जाएंगे। क्लोजिंग मसल खिंचाव में आए तो उन्होंने क्या किया, इसको दबा के होल्ड कर लिया। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग मसल बंद करेंगे, abductor मसल के खिंचाव से ये जो ब्लेड्स हैं ये खुल जाएंगे। ठीक है, इतना ही फर्क है दोनों में। दोनों की फंक्शनिंग समझ आ गई, दोनों की फंक्शनिंग समझ आ गई। ये अब ज़रूरी क्यों था ये भी सुन लो। आपका ये जो पेडिसिलेरिया है, ये अगर क्वेश्चन में आता है किसी में, तो आप डायरेक्टली अगर ये दो डायग्राम बना के इनका एक अच्छा सा खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन लिख दो तो आपको काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स उस क्वेश्चन में मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जूलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। ठीक है, चलिए अब हमने बात कर ली पेडिसिलेरिया के बारे में। पेडिसिलेरिया जनरली कहाँ पर पाए जाते थे, आपके डोर्सल साइड पे पाए जाते थे। ठीक है, पेडिसिलेरिया जो है वो कहाँ पर होते हैं, आपकी डोर्सल साइड पे होते हैं, और वेंट्रल साइड पर भी कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब हम करने वाले हैं, हमारा आज का जो मेन हमारा काम है दैट इज अबाउट द ओरल सरफेस। चलिए खुल जा सिंसे में। लैपटॉप नाराज हो गया हमारा, खुल जा भाई। पब्लिक में बेइज्जती करा रहा है। चलिए ठीक है, तो ओरल सरफेस के बारे में बच्चा बात करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको एबोरल सरफेस सुनने को मिले तो समझ जाना कि वो जेलीफिश की डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड के बारे में बात हो रही है। और जब भी ओरल सरफेस के बारे में बात हो तो क्या है वो, स्टारफिश, आपकी स्टारफिश की क्या है, वेंट्रल साइड। ठीक है, मैं जेलीफिश बात कभी कभार मैं गलती से बीच में जेलीफिश बोल देता हूँ। ठीक है क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने जब रिकॉर्ड किया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी। कुछ 17.5 मिनट का लेक्चर बना, 17-18 मिनट का। उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या था, स्टारफिश की जगह जेलीफिश बोल दिया। ये क्योंकि मैं ओबीएस पे, यार देखो मैंने ना नया नया सीखा है। ठीक है, तो ओबीएस पे भी मैं फर्स्ट टाइम ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, मैं कभी ओबीएस पे रिकॉर्ड नहीं किया। इसका इंटरफेस थोड़ा सा डराने वाला होता है तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था रिकॉर्डिंग करते टाइम। ठीक है, लेकिन चलो धीरे धीरे करके हम सीखेंगे तो आदत पड़ जाएगी। तो जो आपका बच्चा स्टार फिश होती है ना, स्टार फिश का वेंट्रल साइड दैट इज कॉल्ड दी ओरल सरफेस। चलिए ओरल सरफेस मैंने आपको बताया था कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है। ओरल सरफेस कैरेक्टराइज्ड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ माउथ। ठीक है, माउथ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके ओरल सरफेस पे। और एनस कहाँ प्रेजेंट होती थी सर, एबोरल सरफेस में प्रेजेंट होती थी। ठीक है, ओरल में माउथ, एबोरल में एनस। ठीक है, माउथ क्या है बच्चा, माउथ एक बहुत ही छोटा सा अपर्चर है। अब माउथ का स्ट्रक्चर कैसे अरेंज है, माउथ कैसे पड़ा हुआ है वो समझने की कोशिश करना। देखो बच्चा सेंटर में है माउथ। ठीक है, सेंटर में क्या है, माउथ है। माउथ के आसपास एक बहुत ही फर्म सी पतली सी कवरिंग होती है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, आपका प्री ओरल मेम्ब्रेन। ठीक है, माउथ जो है उसके बाहर एक कवरिंग सी होगी, उसे क्या बोला जाएगा, प्री ओरल मेम्ब्रेन। ये जो प्री ओरल मेम्ब्रेन है, इसके भी बाहर की साइड पर छोटे 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 तीखे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें के हम क्या बोलते हैं, बकल स्पाइंस बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर मैं डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं जूम करके, चलिए 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 जूम कीजिए, ये रहा, देखिए देखिए, यहाँ सेंटर में देखिए, सेंटर में जो है ये है माउथ। माउथ के आसपास ये सारी क्या है, माउथ के आसपास ये सारी जो आपको देखने को मिल रही है, दिस इज योर प्री ओरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है बच्चा, प्री ओरल मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन के बाहर आपको यहाँ पर छोटी 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 कितनी सारी स्पाइंस देखने को मिलेंगी। इन स्पाइंस को बोला जाता है आपका बक्कल स्पाइन। क्या बोला जाएगा, बक्कल स्पाइन। ठीक है, माउथ समझ आया। अच्छा, माउथ के बाद नेक्स्ट आती है आपकी एम्ब्यूलेटरल ग्रूव। अच्छा, एम्ब्यूलेटरल ग्रूव सर, ये वेंट्रल साइड पे तो प्रेजेंट है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इसका कनेक्शन डॉर्सल साइड के साथ भी होता है। ठीक है, एम्ब्यूलेटरल ग्रूव जो होती है, मैंने बेशक आपको डायग्राम भी वेंट्रल साइड पे कराया था, लेकिन इसका कनेक्शन जो है ये डॉर्सल साइड पे होती है। सर ये एम्ब्यूलेटरल ग्रूव आखिर है क्या। ठीक है, मुझे एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, 2 मिनट रुकना बस। चलिए 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 चलिए, मेरे को कोई तो पुराना सा पेपर मिला है। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चा, मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर की इस साइड को डॉट से लिख देते हैं। ठीक है, चलो जिसके ऊपर मैंने बड़ा सा डी डाला है ना, दिस इज द डॉर्सल साइड। और ये वाली साइड जिसके ऊपर कुछ
और लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ वी। वी माने वेंट्रल साइड, जिसके ऊपर डी है ये डॉर्सल साइड है, ये है वी वेंट्रल साइड। अब बच्चा डॉर्सल साइड जो होती है ना वो ऐसे मुड़ी होती है इसकी, ठीक है। डॉर्सल साइड जो है वो ऐसे मुड़ी होती है, ठीक है, मुड़ी होती है। तो जब आप इसी डॉर्सल साइड को वेंट्रल व्यू से देखोगे, आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये बीच में आपको जगह देखने को मिल जाएगी खाली, ठीक है। ये जो बीच में आपको जगह देखने को मिल रही है खाली, ये वाली ध्यान से समझना, बहुत अच्छी एग्जांपल अभी बाय चांस ही मेरे दिमाग में आ गई है, ठीक है। ये जो बीच में आपको जगह देखने को मिल रही है ना खाली, दिस इज कॉल्ड द एम्ब्यूलैटरल ग्रूव, ठीक है। ये होती है आपकी एम्ब्यूलैटरल ग्रूव। अब बच्चा एम्ब्यूलैटरल ग्रूव के पास ना छोटे छोटे से स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्पाइन्स होते हैं, ऐसे 2 रो 4 रो ऐसे करके ना रोज में अरेंज होते हैं, ठीक है, ओवरऑल सरफेस पे, ठीक है। जो ग्रूव बनी हुई है इसके आसपास ऐसे अरेंज्ड होंगे, ठीक है, क्या स्पाइन्स अरेंज्ड होंगे, इन्हें बोला जाता है एम्ब्यूलैटरल स्पाइन्स। अच्छा जी, अब एम्ब्यूलैटरल स्पाइन्स के बारे में एक बात याद रखना बच्चा, कि जो पहली 2 से 3 रोज होती हैं एम्ब्यूलैटरल स्पाइन की, उनके अंदर मूवेबल स्पाइन्स होते हैं। सर ये मूवेबल स्पाइन्स का क्या रोल है, देखो अब ये कैविटी तो ओपन ही है, कैविटी तो ओपन ही है, तो अगर मान लो यहाँ पर और यहाँ पर स्पाइन्स लगे हुए होंगे, यहाँ पर स्पाइन्स लगे हुए होंगे, तो ये स्पाइन्स एक दूसरे के साथ ऐसे इंटरलिंक हो जाएंगे, ऐसे लॉक हो जाएंगे। और इनकी लॉकिंग से होगा क्या सर, जब ये आपस में हो गए लॉक, तो ये क्या कर देंगे, ओपनिंग को बंद कर देंगे। देखो ओवरलैप हुए, ठीक है, क्रॉस बना, और इन्होंने ओपनिंग को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। ओपनिंग को बंद क्यों किया, ताकि कोई इंसेक्ट वगैरह जो है, कोई छोटा जो मोलस्क है वो इसके अंदर ना जा सके, ठीक है। बढ़िया, एकदम समझ आ गया। एम्ब्यूलैटरल ग्रूव, एम्ब्यूलैटरल ग्रूव एंड साथ में एम्ब्यूलैटरल स्पाइन, दोनों की फंक्शनिंग समझ आ गई। उसके अलावा सर छोटे छोटे स्पाइन्स जो होते हैं, जिनके में एम्ब्यूलैटरल स्पाइन बताया मैंने आपको, वही स्पाइन्स हैं ये वाले, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि सर आप कुछ नया बता रहे हैं। जो थर्ड पॉइंट में स्पाइन्स हैं वो ये एम्ब्यूलैटरल स्पाइन्स ही हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है बच्चा ट्यूब फीट। अब ट्यूब फीट आपको पता है कब समझ आएगा, ट्यूब फीट आपको समझ आएगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वाटर वेस्कुलर सिस्टम कराऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि एम्ब्यूलैटरल ग्रूव जो होती है ना, उसके अंदर से एक पाइप निकलती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रेडियल कैनाल कहते हैं, ठीक है। रेडियल कैनाल से बच्चा क्या निकलती है, छोटी छोटी ना लेटरल कैनाल। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर भी ये डायग्राम देखने को मिलेगा, तो मैंने थोड़ा सा एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम बना रखा है आपके लिए। ये जो आपको मैंने लाइन छोटी छोटी करके बनाई, ये क्या है, एम्ब्यूलैटरल ग्रूव है, ठीक है। इस एम्ब्यूलैटरल ग्रूव के बीच में से ये जो आपको मोटी वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है, दिस इज द कैनाल विच इज रेडियल कैनाल, ये रेडियल कैनाल है। याद रखना बच्चा, रेडियल कैनाल से निकलते हैं छोटे छोटे लेटरल कैनाल्स, और उनके ऊपर ये जो मैंने गोले गोले बना रखे हैं, दीज आर द ट्यूब फीट। एम्ब्यूलैटरल ग्रूव, बीच में से निकली रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से छोटे छोटे लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल की टिप पे आपके ट्यूब फीट। तो ये ट्यूब फीट का रोल क्या होता है बच्चा, ये ट्यूब फीट जो होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये आपकी हाइड्रोलिक मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, कि ये आपका मूव करती हैं, जो भी आपका मडी एरिया होता है, ठीक है, जो बॉटम वाला मडी सरफेस होता है उसके ऊपर ये मूव करती हैं, तो वो हाइड्रोलिक मूवमेंट की मदद से मूव करती हैं। एंड वो हाइड्रोलिक मूवमेंट कौन कराता है बच्चा, ये ट्यूब फीट करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक टर्मिनल स्पाइन होता है, ठीक है। टर्मिनल स्पाइन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। टर्मिनल स्पाइन तो पहले समझो क्या है। ये मान लो आपका क्या है, स्टारफिश है, ठीक है। स्टारफिश में ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये सारी क्या है, इसकी आर्म्स होती हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमने, इसी तरीके से समझाया था। ये सारी क्या है, मान लो पांचों की पांचों आर्म्स हैं। बच्चा इन आर्म्स की टिप पर एक स्पाइन प्रेजेंट होता है, उसे बोला जाता है टर्मिनल स्पाइन। इसकी टिप पे भी, इसकी टिप पे भी, इसकी टिप पे भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्पाइन प्रेजेंट होगा। अब बहुत सी बुक्स में क्या होता है, बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है कि इसका जो फंक्शन है वो अभी तक क्या है, अनजस्टिफाइड है, इसको कोई फंक्शन अभी तक हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बुक्स में जो है इसका फंक्शन मेंशन करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसको रेफर कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। लास्ट इज द आई स्पॉट्स।
अब आई स्पॉट्स क्यों ज़रूरी है बच्चा? आई स्पॉट्स जो होते हैं, पहली बात तो वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, स्टारफिश के आई स्पॉट्स फोटो रिसेप्टिव होते हैं। फोटो रिसेप्टिव मतलब लाइट को कैप्चर करने वाले। तो विजिबिलिटी के लिए जो है आई स्पॉट्स का होना ज़रूरी है। बच्चा कहाँ होंगे? वेंट्रल साइड पर आपके आई स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हमने बात कर ली हमारे ओरल सरफेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ। सेशन पसंद आया लाइक कर दो। नेक्स्ट सेशन की नोटिफिकेशन चाहिए, सब्सक्राइब करके वो बेल का आइकन दबा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए बाय बाय बाय।